हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं साइंस की सीरीज़ और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे। अच्छा, ये कमेंट्स बार बार मैंने देखे हैं कि साइंस को लोग कहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ाइए या इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मेरा ऐसा पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कंटेंट जो है वो हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाए। बट अगर कोई वर्ड्स जो हैं या स्टेटमेंट्स जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप उसमें कुछ शब्द जो हैं, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है कि उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों पता हो तो अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश ये किया करिए कि थोड़ी सी अपनी समझ का लेवल जो है उसको बढ़ाइए, और साथ साथ में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही पढ़ाया जाता है, तो उसी के साथ साथ ही पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आपका टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है और एक कार्बन का एटम है। अभी इनके साथ कंपाउंड मिलके बनता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पूर्णतः हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक कंपाउंड की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल CH4, ठीक है। तो CH4 क्या हो गया आपका? मीथेन। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो उसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे मिथाइल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो CH3 जो कि एक बॉन्ड करने के लिए तैयार है, ठीक। तो ये मिथाइल हो जाएगा, जिसको फंक्शनल ग्रुप और हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाएगा कार्यात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन यूज़ कहाँ किए जाते हैं? तो जो भी पेट्रोल होता है, पेट्रोल या फिर कोयले से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सभी को हम लोग हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोलियम, पेट्रोल, या फिर नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के नाम से जानते हैं इसको, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG घरों में यूज़ होता है। साथ ही डीजल, केरोसिन तथा अन्य पेट्रोलियम के पदार्थ। इसके बाद अगर इसका वर्गीकरण किया जाए तो दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है क्लोज्ड या फिर जिसको साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं और साथ ही चक्रीय या फिर बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एक जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो वो अल्केन कहलाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग अल्कीन, और 3 बॉन्ड होते हैं तो अल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिंगल होता है बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहता है, इसमें 2, इसमें 3। वहीं बंद चेन यानी जो क्लोज चेन होती है उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेंजीन का हमने पढ़ा हुआ है। अल्कीन में आपको याद रखना है कि C के साथ C का सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इस पे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। CnH2n+2, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मान लीजिए कि अगर एक कार्बन है तो H कितना हो जाएगा आपका? अगर N1 है, C1 है, तो H हो जाएगा 4, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH4 जो कि मीथेन का फॉर्मूला है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सभी जो हैं ये अल्केन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है? तो इसमें C के साथ C का डबल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, 1 जनरल वैल्यू लेके चल रही हूँ मैं, आप लोग n की दूसरी वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो n 1 है तो C हो जाएगा आपका 1 और H हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH2, यानी C का डबल बॉन्ड C के साथ। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है? बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे कि C के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे। C अगर 2 हो जाए, यानी कि N 2 हो जाए,
और H जो है उस कैटेगरी में आपके पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें शुरू करना है, जब भी एल्कीन की सीरीज़ होती है तो वहाँ पे आपको C2 रखना होता है, यानी कि C जो होते हैं कार्बन एटम वो कम से कम 2 होने चाहिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा C के साथ डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H2, यहाँ पे H2। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कंडीशन। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इथाइलिन या फिर इथीन, याद रखिएगा इथाइलिन या फिर इथीन। और यहाँ पे अगर C की वैल्यू 3 हो जाती है तो H हो जाता है 6, इसको कहते हैं प्रोपाइलिन या फिर प्रोपीन। और C4 H8 हो जाता है तो ब्यूटाइलिन या फिर ब्यूटीन। ठीक है, तो वही वाली सीरीज़ है। अगर मीथेन कहा जाता है तो C1 होता है, इथेन कहा जाता है तो C की वैल्यू 2 हो जाती है और बॉन्ड 1 हो जाता है। अगर इथीन हो जाता है तो C की वैल्यू 2 हो जाती है और बॉन्ड जो हो जाते हैं वो भी 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा अल्काइन। अल्काइन क्या होते हैं, तो इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, C और C के साथ 3 बॉन्ड्स होते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H2, जिसको हम लोग एसिटिलीन या फिर इथाइन कहते हैं, इथाइन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ एसिड्स पूछे जाते हैं जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। पहला है फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं आप CH2O2 या फिर HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक, यह होता कहाँ पे है, तो जो कीड़े होते हैं जो डंक मारते हैं, जैसे सिंपल चींटी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर चींटी काट लेती है तो वहाँ पे उस एरिया में फॉर्मिक एसिड निकलता है, जिसके वजह से जो भी इरिटेशन वगैरह होती है ये इसी कारण की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है वो उनके डंक में होता है। नेक्स्ट आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहा जाता है इसको, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ये याद कर सकते हैं H2CO3, या फिर आप इसको OHCOOH करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो हमारे खून में और टिश्यू में पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, तो CH3 CH2 COOH। ठीक है, यहाँ पे COOH जो रिपीट हो रहा है यही होता है हमारा एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो जब भी खाद्य सामग्री जो होती है उसको काफ़ी समय के लिए स्टोर करना रहता है तो उसके संरक्षण के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मिल्क में, चीज़ में, मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा वहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड होता है। फिर आता है ब्यूटेनोइक एसिड, जिसको ब्यूटायरिक एसिड भी कहा जाता है। तो ब्यूटेनोइक एसिड बटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मिक एसिड याद रखिए, कार्बोनिक एसिड याद रखिए, साथ ही प्रोपेनोइक एसिड अगर याद रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ विस्फोटक जो सामग्री होती है, जो केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके नाम जो हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है TNT। TNT का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो T से हो जाएगा ट्राई, N से हो जाएगा नाइट्रो, और फिर जो दोबारा T लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड को टोलुइन के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है TNT। फॉर्मूला इसका क्या होता है देख सकते हैं, फॉर्मूले पे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा बट एक जानकारी के लिए याद कर सकते हैं आप, C6H2NO3 का होल थ्राइस, उसके बाद आएगा CH3। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए देख लीजिए। ठीक है, TNT की फुल फॉर्म याद कर सकते हैं आप लोग, तो TNT क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट आता है TNG, जिसमें फिर से ट्राई नाइट्रो, और इस बार T नहीं है, टोलुइन नहीं है, ग्लिसरीन है। ठीक है, ग्लिसरीन है, तो TNG हो जाएगा। ये भी एक
एक्सप्लोजिव है जो कि बनाया जाता है जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देते हैं। नेक्स्ट है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है जिसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, पिक्रिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायनामाइट। डायनामाइट जो है एल्फ्रेड नोबल ने इसकी डिस्कवरी की थी 1867 में, ठीक है, इन्वेंट किया था इसको। नेक्स्ट आता है RDX। RDX एक्सप्लोजिव है जिसका जो केमिकल नाम है ये है साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट, और इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रा अमीन, ये होता है RDX का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ ईंधन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ईंधन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें आता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ ही यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लोग परमाणु ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। ईंधन होता क्या है? ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलके कुछ रिएक्शन करते हैं जिसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहला ईंधन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे वो है कोयला। कोयला जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि अवसादी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही 4 मेन तरह के कोल जो है वो पाए जाते हैं। एक होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, तो नाम बस आप लोग जान दीजिए, इसी शब्द को हिंदी में देख सकते हैं आप लोग। एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर लिग्नाइट आता है और सबसे ख़राब क्वालिटी का पीट जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोक। ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ठोस ईंधन होता है जो कि कार्बन से ही बनता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें कार्बन जो है वो पाया जाता है, और बहुत कम ही इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती हैं। साथ में ऑक्सीजन का जो वाटर का कंटेंट होता है, मतलब जो मॉइस्चर होता है वो भी काफ़ी कम होता है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जलता है और इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, स्टील बनाने में, या फिर कुछ और जो कोयले से ईंधन बनाया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है कोलतार। कोलतार क्या होता है? जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कोलतार कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ मेडिकल पर्पज़ में भी होता है और साथ ही इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी होता है। कोलतार जो है सड़क बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोयले से कुछ गैसेस भी बनती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के प्रमुख गैसेस जो बनती हैं वो है मीथेन, और साथ ही इसके जलने से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो 3 चीज़ें मेन कंपोनेंट हो जाता है इस कोल गैस का। एक होता है हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का ही मिक्सचर होता है। बनता क्या है? मीथेन, और जलने पे निकलता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोल जो है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से बनाया जाता है। इसको आंशिक आसवन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस बनता है, गैसोलीन बनता है, केरोसिन बनता है, साथ ही डीजल भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंशिक आसवन के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग पेट्रोलियम को पेट्रोल सहित विभिन्न ईंधनों में परिष्कृत किया जाता है, जिसमें कि कच्चे तेल को क्या किया जाता है? उच्च तापमान पे, कच्चे तेल को उच्च तापमान पे हीट किया जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन के विभिन्न भागों को अलग किया जाता है इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे अन्य प्रोडक्ट जो हैं वो मिलते हैं। जैसे कुछ टेम्परेचर पे मिलेगा आपको डीजल, वहीं अगर इसको थोड़ा और जलाया जाए तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, फिर कुछ और जलाया जाए तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? आंशिक आसवन कहा जाता है, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस, जिसको हम लोग प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन,
ब्यूटेन और इन सभी को नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन सब के साथ मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, प्राकृतिक गैस बनती है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो मीथेन की होती है, लगभग 45 से 85% के तक मीथेन जो है वो पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो घरों में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हीटिंग के पर्पज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही वाहन के ईंधन के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा प्राकृतिक गैस था, यदि हम उससे प्रोपेन को और ब्यूटेन को अलग कर लेते हैं और इन दोनों को ही, ये तो गैस के रूप में है, अब इन दोनों को अलग कर लिया गया, अब इसको क्या किया जाएगा, लिक्विड किया जाएगा। ठीक है, तो गैस को तरल अवस्था में बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, हाई प्रेशर पे इसको अवस्था जो है वो परिवर्तित की जाएगी और किसी सिलेंडर या टैंक में भर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा था इसलिए कंप्रेस हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा इसका। ठीक है, कंप्रेस होने की वजह से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गैस से लिक्विड और ये बन जाएगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी कहाँ यूज़ किया जाता है, घरों में यूज़ किया जाता है। खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर यूज़ किया जाता है वो एलपीजी होता है। ठीक है, कभी कभी गैस जो है वो लीक करने लगता है तो एक अलग किस्म की स्मेल आती है, क्योंकि एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए इसमें एक अलग से पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम लोग इथाइल मरकैप्टन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का सूचक होता है कि कहीं से गैस जो है वो लीक कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर गैस ज़्यादा लीक कर जाती है तो विस्फोटक बन जाती है, इसलिए इसको बचाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जब भी हम लोग मीथेन को बहुत हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है, डीजल की जगह, एलपीजी की जगह। आपने देखा होगा सीएनजी व्हीकल्स आते हैं, सीएनजी का ऑटो वगैरह आता है, तो उसमें क्या होती है कि नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है यानी कि मीथेन जो है, उसको कंप्रेस करके रखा जाता है, जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली ऑप्शन है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल जलाने से जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे इको फ्रेंडली फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल भी कहा जाता है, आदर्श ईंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुछ केमिकल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है खाने को प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण करने के लिए, इसके साथ ही पोषण के लिए, न्यूट्रिशन की तरह यूज़ किया जाता है और दवाई के स्वरूप में यूज़ किया जाता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, कुछ केमिकल्स हैं जो कि खाद्य के सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो कि जैम या फिर सॉस या जो अचार यूज़ किए जाते हैं उसमें इसको डाला जाता है, जिससे कि ये ज़्यादा समय तक यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद सोडियम बेंजोएट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है इसको यूज़ किया जाता है, किस में डाला जाता है, तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो कोका कोला, पेप्सी वगैरह आप लोग पीते हैं, तो उसमें ये सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। नेक्स्ट आता है सॉर्बिक एसिड, इम्पॉर्टेंट है सॉर्बिक एसिड। इसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं इनको पनपने नहीं देते हैं खाद्य पदार्थ में। इसके बाद एपॉक्साइड्स जो हैं इसका इस्तेमाल ड्राई फ्रूट्स में या मसालों के जो पैकेजिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल्स जो हैं जिनको हम लोग डिटर्जेंट या फिर साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिटर्जेंट या फिर साबुन होता क्या है, तो ये एक वाटर सॉल्युबल
जो कि पानी में घुलनशील पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं इम्प्यूरिटीज़ के साथ। तो जो भी गंदगी होती है उसके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, अशुद्धियों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद पानी में घुल के ये इनको गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है ये एक एग्जाम्पल है जो कि डिटर्जेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर शैम्पू में किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा सल्फेट का शैम्पू जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये केमिकल होता है 12 कार्बन का एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और लगभग सभी शैम्पू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग साबुन की बात करते हैं तो ये एक तरह का सॉल्ट होता है फैटी एसिड्स का। एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हैं आप लोग पैल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है C17, H35 और COOH स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो उर्वरक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जो कि पौधों को और मिट्टी को, मृदा को पोषण देने का काम करते हैं। सबसे पहला है हमारा खाद, या फिर इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं। ठीक है, तो खाद क्या होता है? जो भी पालतू जानवर होते हैं जैसे कि गाय, ठीक है, तो गाय का गोबर जो है उससे खाद बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक रूप से उर्वरक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो जानवरों का खाद होता है ये इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को कुछ आर्टिफिशियल उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि भारत की जो मृदा है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। इसीलिए NPK नामक जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुओं को भी खाद के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो केचुओं का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि अगर किसी मिट्टी है तो अगर इसमें हम लोग वर्म्स या फिर केचुओं का इस्तेमाल करें तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को ही खोदते जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में खोदते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो जालीनुमा स्ट्रक्चर में हो जाती है, यानी कि पोरस हो जाती है, और फिर जो भी आपके पोषण तत्व होते हैं वो पौधों के जड़ों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जो प्राकृतिक खाद है और जो हमारा केमिकल उर्वरक होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो ये एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ठीक है, और खाद जो होता है वो प्राकृतिक रूप से उर्वरक के तरह इस्तेमाल होता है, जैसे गाय का गोबर है प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहा है, जो कि खेतों से मिल रहा है। यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ठीक है, और मेन चीज़ों की कमी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स के रूप में, केमिकल उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और खाद जो होता है उसमें इन सभी चीज़ों की कमी जो है वो देखी जाती है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, खाद में जो जैविक पदार्थ होते हैं, तो मिट्टी की जो ऊपर की पतली सतह होती है उसमें कुछ जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी मात्रा जो होती है वो भरपूर होती है अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से खाद की बात करते हैं। वहीं अगर हम लोग केमिकल्स से फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, तो उसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस जो होता है वो आपका होता है जैविक पदार्थों की मात्रा। ठीक है, तो ये ह्यूमस की कमी होती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र और जो खाद होता है इसके बीच का अंतर। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये मेन 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया N, P और K। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन वाला उर्वरक होगा, एक फॉस्फोरस वाला उर्वरक होगा, एक पोटेशियम वाला होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ अन्य जानकारी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड, जैसे कि एलीथरीन या फिर पायरेथ्रम। ठीक है, याद रखिएगा एलीथरीन या फिर पायरेथ्रम, इसका इस्तेमाल जो है ये जो मच्छर भगाने वाली कॉइल्स होती हैं, मस्कीटो रेपेलेंट, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, तो इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
रिएक्शन में पानी निकलता है H2O और साथ ही Na2SO4 ये बनता है पदार्थ, ठीक है। तो इसके रिएक्शन से इसको हम लोग जब हम लोग आग लगती है तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट होता है रोडेंटिसाइड, जिसको हम लोग कहते हैं चूहे मारने वाली जो दवा होती है। इसमें पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा काफ़ी खतरनाक होती है, जहरीला पदार्थ होता है, जिसमें होता है पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चूहे मारने वाली दवा में कौन सा केमिकल मौजूद है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसका इस्तेमाल जो है खाद्य पदार्थ को मेनली अनाजों को स्टोर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या होती है? तो ये एक प्रकार की खतरनाक टाइप की गैस होती है जो कि वारफेयर में यूज़ किया जाता है इसका यूज़ वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि स्किन में, आइज़ में, लंग्स में और यहाँ तक कि DNA के जो सेल्स होते हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मस्टर्ड गैस जो होती है ये काफ़ी टॉक्सिक गैस मानी जाती है। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन है, सल्फ़र है और इसके साथ ही हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? तो जैसे कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग हम इससे किसी भी पदार्थ का, ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का हम लोग उसका एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह निकाला जाता है? उसमें जितने भी जीवाश्म बचे हुए हैं उनकी कार्बन डेटिंग करके, उसी तरह से यूरेनियम डेटिंग करके हम लोग अर्थ की सतह या फिर जो पत्थर होते हैं उनके यूरेनियम डेटिंग करके उनकी एज जो है वो निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास जो है ये मिक्सचर है सेरियम का, एक एलिमेंट है सेरियम, जिसको दूसरे जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, उनके साथ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस को काफ़ी अच्छे से अपने अंदर समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सनग्लासेस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है क्रूक्स ग्लास। इसके साथ ही आता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास जो होता है इसके भी बॉटल्स बनते हैं, ग्लास बनता है और साथ ही विंडोज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो शीशे लगते हैं खिड़कियों में वो सोडा लाइम ग्लासेस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास जो होते हैं जिस तरह से लेबोरेटरी में जो ग्लास के टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज़ होते हैं या फिर किचन में जो ग्लास वेयर यूज़ होते हैं उसमें पायरेक्स ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, जिसको फ्लावर्स ऑफ जिंक भी कहा जाता है। एक वाइट पाउडर पिगमेंट होता है जो कि कॉस्मेटिक्स में, इंक में या फिर कोई ऑइंटमेंट वाला मरहम में जो ट्यूब लगाई जाती है उसमें जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्लाउड सीडिंग, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तरह से जो रेन होती है, बारिश होती है, वो करवाई जाती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है जिससे एक तरह से कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जो कि बारिश करता है, ठीक है। ये जो क्लाउड सीडिंग है इसका एग्जांपल आप लोग अक्सर अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो चाइना का नाम आपने अक्सर सुना होगा जहाँ पे क्लाउड सीडिंग होती है। इंडिया की अगर बात की जाए तो दिल्ली या NCR वाले रीजन में यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को। नेक्स्ट है फॉस्फोरस ऑक्साइड, जिसका इस्तेमाल जो माचिस की तीली होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ पोटेशियम क्लोरेट मिलाया जाता है, सल्फ़र, स्टार्च और ग्लू मिलाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फॉस्फोरस ऑक्साइड याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम क्लोरेट और सल्फ़र एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फॉस्फोरस ऑक्साइड कहाँ यूज़ होता है? तो ये माचिस की तीली में यूज़ होता है। नेक्स्ट है निकल और कैडमियम। इन दोनों को मिलाकर जो बैटरी बनती है उसके इलेक्ट्रोड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है निकल और कैडमियम को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड घटना चक्र के क्वेश्चन। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्बन।
क्योंकि कार्बन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन हिंदी में कहते हैं धनायन की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है ऊष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे जो स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो केवलार है, लेक्सान है, ग्रेफीन है, स्पाइडर सिल्क है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफीन। ग्रेफीन। नेक्स्ट है ग्रेफीन क्या होता है? तो ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप, इसको ग्रेफीन कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेफाइट अलग है, ग्रेफीन अलग है। ग्रेफीन में क्या होता है? ये एक नैनो प्रतिरूप होता है कार्बन का, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य कार्बन की एक पतली परत जैसा होता है ये, जिसको नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, ग्रेफीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ठीक, तो हीरा होता है एक एलोट्रॉप, हीरा। ग्रेफाइट होता है, फुलेरीन होता है, ऑक्सोकार्बन नामक एलोट्रॉप नहीं होता है कार्बन का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर। तो यहाँ पे हीरा जो है ये एक मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2009 में पूछा गया है कि कार्बन के जो तीसरे अपरूपी की खोज जो है वो 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में शामिल नहीं था। ठीक है, तो पहला नाम है HW क्रोटो, RF कर्ल, RE इस्माले। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेमैन। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि 2009 की बात है ये, तो उस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट था, अभी के लिए आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बकमिंस्टर फुलेरीन क्या है? तो ये एक कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पहला है सूखी बर्फ, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, करेक्ट है। सेविन जो है ये कीटनाशक होती है। टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, करेक्ट है। और फुलेरीन जो होता है ये फ्लोरीन युक्त कार्बोनिक यौगिक होता है, गलत है। ये फ्लोरीन युक्त कार्बोनिक यौगिक नहीं होता है, C60 होता है, मतलब सिर्फ कार्बन का ही यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है इसको, तो हमें इसके ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहले डिस्कवर हुआ था। पहला है ब्लैक गोल्ड, दूसरा है फुलेरीन, तीसरा है ग्रेफीन एंड केवलार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले जो खोज है वो फुलेरीन की गई थी, नहीं उससे पहले केवलार की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 केवलार, फिर फुलेरीन आएगा, उसके बाद ग्रेफीन आएगा और सबसे लास्ट में आएगा ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे केवलार की जो खोज है ये 1965 में की गई थी और फुलेरीन की खोज 1985 में की गई थी। ग्रेफीन की खोज 2004 में की गई थी। 2019 में ब्लैक गोल्ड की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की जो बिक्री होती है इसमें भार की जो इकाई होती है वो कैरेट होती है, तो एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक, तो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 0.2 ग्राम यानी कि 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जो जल है ये कठोर बन जाता है। नेक्स्ट है, हीरा जो है वो तांबा व लोहे दोनों से ही कठोर है, ज़्यादा कठोर है। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट, वायु का मुख्य घटक जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है नाइट्रोजन है मुख्य घटक, और नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है।
नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन नहीं यूज़ करके हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवी वाटर क्या होता है। तो हेवी वाटर जो होता है ये जैसे H2O होता है वाटर का कंपाउंड, पर यहाँ पे हेवी वाटर के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे उसका एक समस्थानिक यानी कि आइसोटोप यूज़ होता है ड्यूटेरियम नाम से, तो D2O हो जाता है, ये हो जाता है आपका हेवी वाटर। नेक्स्ट है भारी पानी का जो अणु भार होता है ये क्या होता है। तो एटॉमिक वेट जो होता है या एटॉमिक मास कह सकते हैं या मास नंबर कह सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, तो यूजुअली जो वाटर का एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है, बट हेवी वाटर है तो 20 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, इसको समझ सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का आइसोटोप एक ये है, नॉर्मल हाइड्रोजन ऐसे ही होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका भार भी 1 होता है। वहीं अगर ड्यूटेरियम की बात की जाती है तो ये हो जाता है 1H2। ठीक है, तो इसका भार जो होता है वो एक नंबर और बढ़ जाता है, 2 हो जाता है। अगर हम H2O की बात करते हैं तो इसका अणु भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 18। पर अगर हम लोग D2O की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 16 यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस को प्रयुक्त यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस को। और इसके लिए जो उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, वो होता है निकल। निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है जिसको वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। यहाँ पे एक्टीनियम जो है ये नोबल गैस नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ये सभी नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट है गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ये होती है ऑक्सीजन और हीलियम। इसको आप लोग हीलियोक्स भी याद कर सकते हैं, हीलियोक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस कहते हैं इसके रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये कीटों को पकड़ने और उनके भक्षण का काम करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। ऐसे कुछ कीट भक्षी पौधे जो हैं इनके नाम हैं नेप्थनीस, नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है ये वायु के साथ विस्फोटक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। हीलियम एक नोबल गैस होती है, इसलिए रिएक्टिव नहीं होती है। अभी यहाँ पे नोबल गैस मैंने आपको बताया क्या होता है, रिएक्टिव का अर्थ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार हिंदी नहीं बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट है सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो द्रव की स्थिति में होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिला के बनता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है क्लीनिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। किससे बना होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बना रहता है, यानी कि HNO3 प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, नीला थोथा और हाइपो क्या होता है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा है तो ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा याद रखिएगा Na2CO3। इसके बाद है कॉस्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा जो होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ये हो जाएगा NaOH। फिर है नीलात होता है जिसको कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, और हाइपो जो है ये सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसको ज़रूर से याद करिएगा। इसी तरह का ये दूसरा प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी हमने पढ़ा कि वॉशिंग पाउडर क्या होता है या वॉशिंग सोडा जो होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट, तो C का हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात की जाए तो इसमें होता है कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोराइड, ठीक है। तो CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का A का 3। बेकिंग सोडा अगर बात की जाए तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा CaSO4 और हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थियोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग हाइपो के नाम से भी जानते हैं, तो हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। सिल्वर ब्रोमाइड ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होता है, यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में यूज़ किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है ये गठिया का उपचार किया जाता है। और दूधिया मैग्नीशिया जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ये प्रति अम्ल होता है, ठीक। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ये है AgBr, इसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। बाकी सभी ऑप्शन सही है और इसको याद कर सकते हैं आप लोग कि सिल्वर आयोडाइड जो है ये कहाँ यूज़ होता है, AgI यूज़ होता है आर्टिफिशियल रेन में। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल गठिया के उपचार में किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये प्रति अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो फल पकाने में सहायता करता है, फल पकाने में? पहला है इथेफॉन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इथेफॉन नाम याद रखिए इसका इस्तेमाल फल को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल भी किया जाता है फल पकाने में। इसके साथ ही इथेफॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक। ये CaC2 हो जाएगा। एक और ऑप्शन याद करिए, फल पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट नाम से मेथिल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न जो है वो इसको इंग्लिश में पूछा गया है, इसीलिए आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर इंग्लिश में दी जाती है या हिंदी में दी जाती है तो दोनों भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि साइंस में, बायो में भी या फिर केमिस्ट्री में भी या फिज़िक्स में भी क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा इंग्लिश टर्म्स के साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग बचे हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बायो का इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि साइंस में जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बायोलॉजी। आज के जितने भी पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हाइपो क्या होता है, इसका आपको कंपाउंड मुझे बताना है। दूसरा आपको बताना है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट आपको बताना है AgBr और AgI का इस्तेमाल जो है ये कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ ही केमिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट आपके नोट्स के माध्यम से ख़त्म हो गई है। प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग कल देखेंगे। इसके साथ ही बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।